हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज हम कवर करेंगे 14 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर्स। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिछला प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन वाज हु इज ऑनर्ड विद द फर्स्ट बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार इन 2024। तो ए ऑप्शन वाज बी जया मोहन, बी एम.टी. वासुदेवन नायर, सी एन अन्नादुराई और डी वाज कमला दास। तो करेक्ट आंसर है इसमें ए, बी जया मोहन को ये अवार्ड मिला था। मूविंग ऑन, 14 अगस्त का सिग्निफिकेंस। तो 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इंडिया में मनाया जाता है। देखिए इस डे का प्राइमरी पर्पस क्या है, टू रिमेंबर मिलियंस ऑफ फैमिलीज हु सफर्ड द ब्रंट ऑफ द पार्टीशन इन 1947। मतलब जो 1947 आपको पता है 15 अगस्त 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दो नेशन में हुआ था। तो बहुत सारी फैमिलीज में कि यहाँ पे सैक्रिफाइसेस भी हुई थी। कई लोग पार्टीशन में पाकिस्तान जाना चाहते थे, कई लोग इंडिया में रहना चाहते थे। एक वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा आपकी डेथ्स भी हुई थी। तो उन्हीं सैक्रिफाइसेस को रिमेंबर करने के लिए ये डे मनाया जाता है। 2021 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था। ऑलराइट, साउथ एशियन हिस्ट्री में इंडिया का जो पार्टीशन है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 14 अगस्त को मलयालम न्यू ईयर भी मनाया जाता है। इस दौरान विशु करके एक फेस्टिवल होता है, केरला में सेलिब्रेट करते हैं। विशु फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मेदाम इन द मलयालम कैलेंडर। तो मलयालम कैलेंडर का जो पहला महीना होता है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मेदम, उस दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, और ये देखिए इस दिन आपके जो हार्वेस्ट सीजन की स्टार्टिंग भी होती है। देखिए इंडिया में जो भी फेस्टिवल्स या आप बोल सकते हैं कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमेशा होते हैं। तो जैसे आपकी लोहड़ी हो गई या मकर संक्रांति हो गई, तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेट होता है। बारिश की जब बारिश स्टार्ट होती है, रेनफॉल स्टार्ट होती है, मानसून स्टार्ट होता है, तो कई जगहों में अलग अलग टाइप के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट के टाइम अलग मनाए जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इंडियन कल्चर, जो इंडियन एग्रीकल्चर है, उससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ा भी हुआ है। नेक्स्ट है आपका एमपी गवर्नमेंट गिव्स कैश टू गर्ल स्टूडेंट टू बाई सैनिटरी नैपकिन। सो मध्य प्रदेश बेसिकली पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जो लड़कियों को, गर्ल स्टूडेंट्स को पैसे दे रहा है टू परचेज सैनिटरी नैपकिन। देखिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइजीन हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है और स्पेशली जो हाइजीन प्रॉब्लम्स होती हैं उसको जनरली आम बातों में उसको इग्नोर किया जाता है, सोशल टैबू के रूप में उसको माना जाता है। तो कई बार इन चीज़ों के ऊपर लड़कियों को भी नॉलेज नहीं दी जाती घर में और इस वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उनको आगे फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब तो बल्कि चीज़ें बदल रही हैं, मूवीज़ वगैरह भी आई, जैसे आप सबने टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी थी, या अक्षय कुमार का एक ऐड आता है जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स को वो प्रमोट करते हैं ना। तो ये एसेंशियल्स हैं फॉर अ लाइफ, है ना, फॉर अ गर्ल्स लाइफ। ये बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं जिस पे खुल के बात भी होनी चाहिए, जिससे जो अवेयरनेस फैलेगी वो लड़कियों की मदद करेगी, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसके तहत 300 रुपये हर गर्ल स्टूडेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, और कुछ स्टेट्स हैं जहां पे बेसिकली ये फ्री में दिए जाते हैं सैनिटरी नैपकिन्स, बट एमपी पहला स्टेट है जो इसके लिए वो पैसे भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं श्री मोहन यादव जी, इन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्लियर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन सा पहला स्टेट है जिसने सैनिटरी नैपकिन्स के लिए गर्ल स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन इंडिया वन टिकट टू बूस्ट टूरिज्म। तो बेसिकली इंडियन रेलवे और नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आईआरसीटी और एनसीआरटीसी ने कोलैबोरेट करके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, जिसका नाम है वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव। पर्पस क्या है? पर्पस है ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर करना। अब देखिए कभी आप लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल में सबसे पहली चीज आती है टिकट बुकिंग। तो आप सबको भी पता है आज के टाइम में आईआरसीटी से टिकट बुक करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई बार हमेशा वेटिंग लिस्ट मिल जाएगी या नहीं होगी, है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमने बहुत बार फेस की है, आप सबने भी कहीं ना कहीं फेस किया होगा। तो देखिए इसमें पर्पस क्या है, टू एनहांस द ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर पैसेंजर्स ऑन इंडियन रेलवेज एज वेल एज नमो भारत ट्रेन। ये नमो भारत ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बेसिकली इंडियन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है जिसको बनाया गया है रैपिडेक्स के लिए। रैपिडेक्स मतलब रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस,
रीजनल लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए ये ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाई गई है, जिसका इनॉग्रेशन पहला जो ऑपरेट हुआ था 2023 में लॉन्च किया गया था बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ। तो ये अगर आप ट्रेन देख सकते हैं, इस टाइप की इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी जो कम दूरी के डिस्टेंस को तय करेगी, जैसे दिल्ली से मेरठ हो गया, मे बी इन फर्दर दिल्ली टू जयपुर भी ये सब चीज़ें लॉन्च हो। तो ये जो ट्रेन अभी फिलहाल सेमी ऑपरेशनल है, अभी फुल फ्लैश तरीके से ये रन नहीं हुई है। ओके, तो देखिए इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ बताई गई है। पहली चीज़ है, इट विल अलाउ पैसेंजर टू बुक नमो भारत टिकट्स थ्रू IRCTC प्लेटफॉर्म विथ फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन एंड पेमेंट। मतलब अगर आपको कैंसिल करना है तो यू कैन ईजिली कैंसिल इट, रिफंड आ जाएगा। पेमेंट आपको कभी कैश करना है, UPI से करना है, तो सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। दूसरी चीज़ है, पैसेंजर कैन जनरेट QR कोड, यूनिक QR कोड रहेगा और ट्रेन टिकट। आपको मोबाइल में ले आने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी कि भाई टिकट का प्रिंट लेके जा रहे हो, तो आप डायरेक्टली QR कोड दिखा सकते हो, वहाँ पे इस टाइप पे ऐसे जनरेट होगा एंड TC कैन स्कैन इट, सो आपका पूरा डिटेल्स वहाँ आ जाएंगे। एंड थर्ड चीज थिंग इज, पीपल कैन बुक टिकट्स अप टू 120 डे इन एडवांस। 120 डेज मतलब 4 महीने पहले आप एडवांस में टिकट बुक कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ फीचर्स यहाँ दिए गए ताकि लोगों का ट्रैवल एक्सपीरियंस अच्छा हो। नेक्स्ट इन न्यूज वॉज क्वात्रा टेक चार्जेस इंडियन एम्बेसडर टू द US। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। इंडिया US रिलेशन में एम्बेसडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज द पर्सन, इज मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा। ओके, तो ये अपने इंडिया से एम्बेसडर बने हैं US के, ठीक है। तो ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे विनय मोहन क्वात्रा, तो ये अब नया चार्ज लिए इंडियन एम्बेसडर टू US। और किन की जगह लिए हैं? तरनजीत सिंह संधू जी की जगह इन्होंने ये पोस्ट स्टार्ट की है। चलिए, नेक्स्ट इन न्यूज वॉज ईरान वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद जावेद जरीफ रिजाइन साइटिंग डिसअपॉइंटमेंट ओवर सिलेक्शन ऑफ कैबिनेट मेंबर। तो बेसिकली जो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद जावेद जरीफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही इज द पर्सन। ये अभी 11 दिन पहले ही अपॉइंट हुए थे एज द VP, ठीक है। और 11 दिन बाद इन्होंने बोला कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, जो कैबिनेट कमेटी यहाँ गठित हुई है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म हो रही है। हम बहुत डीप नहीं जाएंगे उसके अंदर, आपको बस ये नाम याद रखना है, ऑलराइट। ये पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी थे 2013 से 21 तक, ऑलराइट। और अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखिएगा, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेश्कियन, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि देखिए अभी इजराइल और ईरान यहाँ पे फाइट चल रही है, तो ये नाम ज़रा यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका न्यूज़, हाई यील्डिंग सेफ्लावर वेराइटी। सेफ्लावर वेराइटी ये डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल रिसर्च, ओके। और PM मोदी ने इसको अभी रिलीज किया। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले न्यूज़ भी कवर किया था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 109 हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्लांट्स का इनॉग्रेशन किया था। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो सेफ्लावर की वैरायटी है, इसको डेवलप किसने किया है? कभी भी खेती से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट आता है तो उसमें एक नाम याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, ठीक है। पूसा रोड दिल्ली में आप लोग कभी गए होंगे तो ये इंस्टीट्यूट आपने देखा होगा, ऑलराइट। तो इसकी एक विंग है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, जो कि कहाँ पे है बेस्ड? इट इज इन हैदराबाद, IIOR, ओके। तो इसने ये एक नया बायोफोर्टिफाइड और क्लाइमेट रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप की है सेफ्लावर की, ओके। और ये सेफ्लावर है ऑलमोस्ट सभी रीजन में उगाया जा सकता है, स्पेशली इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड MP, बोथ रेनफेड और इरिगेटेड एरिया दोनों में। रेनफेड क्या होता है? रेनफेड एरियाज, रेनफेड एरियाज आर दोज जहां पे खेती डिपेंडेंट रहती है मॉनसून रेनफॉल पे, और इरिगेटेड रीजन है जो डिपेंडेंट नहीं है मॉनसून पे, वहां पे आपके स्प्रिंकलर पाइप्स या अदर पाइप्स के थ्रू वाटर पहुंचाया जाता है, राइट। सो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर में अराउंड 90% जो पानी होता है इरिगेशन में यूज होता है वो ग्राउंड वाटर से यूज होता है, क्लियर, जिस वजह से ग्राउंड वाटर टेबल काफी डिप्लीट भी हो रहा है कई स्टेट्स में। अब आपको यहाँ पे एक दो चीजें और देखनी है, ये जो सेफ्लावर है देखिए इस टाइप का इसका फूल होता है, ब्रांच्ड होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, ऑलराइट। और ये जो दोनों वेराइटी हैं आपकी, ये रेजिस्टेंट हैं विल्ट डिसीज के, ये बहुत कॉमन डिसीज है, इस पौधे में लग जाती हैं, ओके। ये थोड़ा सा सेमी ब्रांच टाइप का होता है। इस फूल से के जो से आपके आर्टिफिशियल कलर्स बनते हैं,
जो कि फूड प्रिपरेशन वगैरह में यूज़ होते हैं। कई बार सैफरन की जगह इसके कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये 2024 में लगभग 10,464 एकड़ में इसका कल्टीवेशन हुआ था। ये तेलंगाना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने डेटा रिलीज किया। तो ये डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर किसने इसको लॉन्च किया है, ऑलराइट, और कौन सी ये रेजिस्टेंट है किस डिजीज से। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इन न्यूज वाज ह्यूज अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ लिक्विड वाटर ऑन मार्स। ठीक है, एक सिस्मिक डेटा इनको मिला है नासा की एक ऑब्जर्वेटरी के थ्रू, जिसमें पाया गया है कि मार्स में बहुत बड़ा वाटर डिपॉजिट है। ऑलराइट, तो जो वाटर डिपॉजिट लगभग एक समंदर के बराबर है, इक्वल टू एन ओशन, इतना बड़ा वो डिपॉजिट पाया गया है सरफेस के अंदर। क्लियर, और बताते हैं कि ये इतना बड़ा है कि दैट कैन कवर द एंटायर अर्थ्स प्लैनेटरी नेबर। ठीक है, जितना बड़ा ओशन इन तीनों चारों प्लैनेट में, उतना कोई ये अकेले भर सकता है, इतना बड़ा डिपॉजिट है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी चीजें और। तो ये जो वाटर है डिस्कवर किया गया था लगभग 11 से 20 किलोमीटर इन डीप। ठीक है, सरफेस लेवल से, मार्स के जो सरफेस लेवल है उससे लगभग 11 से 20 किलोमीटर की गहराई में पानी खोजा गया है। ओके, और ये जो डेटा रिसीव किया गया है नासा के रोबोटिक इनसाइट लैंडर के थ्रू। क्लियर, तो बताया जा रहा है, साइंटिस्ट का ये कहना है कि लाइफ तो सस्टेन कर सकती है इतने डेप्थ में, और एक फेवरेबल कंडीशन भी है माइक्रोबियल लाइफ के बढ़ने के लिए, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इम्पॉसिबल टाइप का ये टास्क है कि वहां जाके अगर आप बसाना चाहो तो। क्लियर, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी होती है तो देन कुछ चीज़ें वर्कआउट की जा सकती हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मार्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट मून्स हैं। ठीक है, दो मून्स हैं इसके, इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर, देखिए मून्स को नेचुरल सैटेलाइट भी बोला जाता है। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है आपका मून। सैटेलाइट क्या होता है, जो एक मेन बॉडी को के अराउंड वो घूमते रहता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ एक अपॉइंटमेंट है बेसिकली, शालिनी सिंह टेक्स चार्जेस डीजीपी ऑफ पुडुचेरी। इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है। इनसे पहले जो डीजीपी थी उनका नाम था बी श्रीनिवास। ओके, ये रिटायर हुए हैं, इनकी जगह शालिनी सिंह ने अपॉइंट हुई नए डीजीपी। नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज वाज यूनियन गवर्नमेंट टू इंक्लूड आयुष इन आयुष्मान भारत स्कीम। पहले समझते हैं, यहाँ पे दो कीवर्ड है, एक है आपका आयुष और दूसरा है आयुष्मान भारत स्कीम। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो आयुष इज बेसिकली आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इसका शॉर्ट फॉर्म है आयुष। तो ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसको आयुष्मान भारत स्कीम में इनकॉर्पोरेट करना, ये यूनियन गवर्नमेंट ने इस पे वर्कआउट कर रही है। ठीक है, अब आयुष्मान भारत स्कीम जो है इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 2018 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और इस स्कीम के तहत हेल्थ कवर प्रोवाइड करना, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना 5 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर। हर साल एक फैमिली को 5 लाख का कवर रहेगा फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी केयर के लिए आपको कवर नहीं किया, आप डॉक्टर के पास गए ओपीडी दिखाने के लिए, उसके लिए नहीं है। सेकेंडरी या टर्शियरी मतलब हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है ना, या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको रहेगा। क्लियर, और इसका पर्पस क्या है, लगभग 55 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं। ओके, और बेसिकली 40% का जो पॉपुलेशन है उसको ये कवर प्रोवाइड करना। राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा, किस साल में लॉन्च हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा, और कवर कितने रुपए का है ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, आयुष योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अलग से स्कीम भी चल रही है। मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल आयुष मिशन, जिसे नैम बोलते हैं। राइट, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। पूरे आयुष सिस्टम बनेगा हर आपके स्टेट में। देन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को
इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये आपकी इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और जो आपके CGHS एम्प्लॉय हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कवर्ड है, उनको भी हेल्थ केयर सर्विस मिलेगी थ्रू एलोपैथिक एज वेल एज आयुष। ठीक है, तो अब देखिए दो टाइप के ट्रेडिशनल होते हैं, एक आपका आयुष वाला हो गया, इसमें होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब आ गया, और दूसरा होता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो इनको दोनों टाइप की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेल होगी इस स्कीम के थ्रू। क्लियर? चलिए अब आती है थोड़ी हम जो सभी लोगों से रिलेटेड न्यूज। यूथ अराउंड द वर्ल्ड फाइंड इट टफ टू गेट अ जॉब, और एक इसने बोला है ILO की रिपोर्ट। ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024। तो इस रिपोर्ट में पाया गया है कि यंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर अनेबल टू फाइंड सिक्योर जॉब्स। ठीक है, तो ये रियलिटी भी आप सब लोग भी फेस कर ही रहे हैं, है ना, और हम तो चाहेंगे जल्दी से जल्दी आपकी जॉब लग जाए। तो ये चीज़ पाया गया है कि 15 से 24 साल के जो लोग हैं हु आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन एजुकेशन और नॉट इन ट्रेनिंग, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं नीट। ये नीट एग्जाम वाला नीट नहीं है, ये बोला जाता है पर्सन जो 15 से 24 साल के हैं, बेसिकली यूथ, जो कि ना एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना ट्रेनिंग में है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नीट। उनकी जो परसेंटेज है कोविड-19 के बाद जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बनी है, वो कोविड-19 से पहले जो सिचुएशन थी उसको मैच नहीं कर पाई है। मतलब कोविड से पहले तो बहुत अच्छा सिनेरियो था एम्प्लॉयमेंट का, कोविड में तो सब बहुत लोग अनएम्प्लॉयड भी हुए हैं, तो जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, वो ग्लोबली बहुत अनइक्वल तरीके से फैली हुई है। कई जगहों में तो अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है बट कई जगहों में कुछ है ही नहीं, तो इस टाइप की अनइवन कंडीशन बनी हुई है। ओके, तो ये समझिए। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कुछ इसकी फाइंडिंग्स थी, इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स मैंने यहाँ टेबल फॉर्म में मेंशन किया है। पहले ग्लोबल लेवल पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी। तो जो की पॉइंट से पहला था कि जो यूथ है दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। ओके, और ये जो कंडीशन है लोअर इनकम जो कंट्रीज हैं वहां पे और भी ज्यादा वर्स है। देन जो नीट है, नीट कैटेगरी में जो लोग हैं यूथ नीट वी आर नॉट इन एजुकेशन, उनका रेट काफी हाई है। ओके, और जो रिकवरी है वो बहुत ही अनइवन है ग्लोबली, कई जगह तो ठीक ठाक हो गई है वापस सिचुएशन, बट कई जगह ऐसी सिचुएशन ठीक नहीं हो, तो काफी अनइवन है। लो वर्सेस हाई इनकम कंट्री में क्या है, देखिए लो इनकम कंट्रीज में जो सिक्योर जॉब है केवल 20% लोगों को मिल रही है, और हाई इनकम कंट्रीज में लगभग 76% लोगों को सिक्योर जॉब मिल रही है। ओके, मतलब USA या यूरोपियन नेशन, यहाँ पे सिचुएशन इज ओके। और इस वजह से क्या हो रहा है, टेम्पररी वर्क बढ़ रहा है, पार्ट टाइम जॉब्स। ठीक है, तो इंडिया में भी आप देख रहे हैं जोमेटो वर्कर्स या जो स्विगी डिलीवरी या जो आजकल ब्लिंकिट चला है, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, है ना। और जेंडर डिस्पैरिटी भी है, जो मेन रिकवर किए हैं वो ठीक ठाक कर भी गए हैं जो मेन हैं, बट वुमेन है वो उतना अच्छा रिकवर नहीं कर गई। रिकवरी में किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कोविड के पहले वाली सिचुएशन और कोविड के बाद वाली सिचुएशन में। तो एम्प्लॉयमेंट में वो रिकवरी वुमेन के केस में ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा औरतें अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। ओके, चलिए अगली फाइंडिंग है एशिया पैसिफिक एंड साउथ एशिया के लिए। एशिया पैसिफिक आपका क्या हो गया, जो ऐसे पैसिफिक ओशन वाले रीजन जो एशिया से, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया। साउथ एशिया इंडिया पाकिस्तान, आपके बांग्लादेश, ये सब साउथ एशियन नेशंस हो गए। तो यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स थी, जो ट्रेंड है एशिया पैसिफिक में, ये ध्यान रखिएगा। एशिया पैसिफिक और साउथ एशिया में फर्क होता है। तो एशिया पैसिफिक में जो है यहाँ जो नीट है ये डिक्लाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे तब भी रिकवरी इज गुड, कम लोग अनएम्प्लॉयड हैं यहाँ पे। ठीक है, साउथ एशियन जेंडर गैप, साउथ एशिया में बहुत बड़ा जेंडर गैप है इन नीट, राइट, क्योंकि आपको पता है कि साउथ एशिया में इंडिया हो गया, वुमेन की लिटरेसी और वुमेन की कंडीशन इट्स नॉट सो गुड एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो औरतों को कई स्पेशली अगर देखा जाए जो रूरल बैकग्राउंड वाले एरिया हैं, औरतों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए कम भेजा जाता है, जिसकी वजह से एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल आपको काफ़ी डिफरेंट मिलेगा। क्लियर। 2025 का प्रोजेक्शन है, बताया जा रहा है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है ये ड्रॉप करेगी, मतलब सिचुएशन विल इम्प्रूव, राइट। टेम्पररी जॉब लॉस इन एशिया पैसिफिक ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1 to 5 to 1 in 4, मतलब पहले 5 में से 1 था, अब ये 4 में से 1 हुआ है। ऑलराइट, देन साउथ एशिया एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, मतलब साउथ एशिया में अभी भी
जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है यूथ को, लगभग 35% वो एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। अगर आप इंडिया का केस भी देखेंगे, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है। ऑलराइट, कभी मैं इस टॉपिक को डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सिनारियो कैसा है और उसके लिए क्या क्या जोग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो सब ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में। नेक्स्ट न्यूज वाज ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके साइंस न्यूक्लियर ट्रांसफर डील फॉर ऑकस सबमरीन्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक डील साइन की है टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर सीक्रेट्स एंड मटेरियल विथ यूएसए एंड ब्रिटेन। तो एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू इक्विप नेवी विथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, राइट। तो जो ऑकस रीजन है, ऑकस ग्रुप है, ये बेसिकली ट्राइलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप है ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके। क्लियर, और ये 2021 में अग्री किया गया था, राइट। तो ये याद रखिएगा ऑकस में कौन कौन से मेंबर्स हैं, किस ईयर में स्टार्ट हुई थी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट न्यूज वाज कविन क्विंटल the first Indian to have participated in World Superbike Championship. Okay, so ये कविन क्विंटल है, ही इज फ्रॉम चेन्नई, इन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। तो लोकेशन याद रखिएगा कहाँ के। देन न्यूज वाज रेचल लिलिस, ये नाम याद रखिएगा। आप में से जो भी लोग कार्टून्स के शौकीन थे, ठीक, तो अगर आपने ये पोकेमॉन कार्टून देखा था तो इसमें जो ये कैरेक्टर है मिस्टी है, इसका नाम मिस्टी। ऑलराइट, और ये जो दूसरी इमेज है, ये टीम रॉकेट की एक मेंबर थी जेसी, इनका नाम, तो इसकी जो वॉइस दी थी उनका नाम था रेचल लिलिस। शी इज द लेडी एंड शी हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 46 की एज में इनकी डेथ हो गई। तो नाम याद रखिएगा। मूविंग ऑन, जर्मन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड प्लास्टिक ईटिंग फंगाई फॉर वेस्ट रिडक्शन। देखिए, अगर ऐसा कोई फंगस मिल जाता है जो प्लास्टिक को खाता है तो प्लास्टिक पॉल्यूशन कम होगा। ऐसा एक फंगस ये साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट ने ढूंढा है, राइट। तो आपको पता है कि जो वर्ल्ड में प्लास्टिक पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं तो वर्ल्ड में लगभग 350 से 400 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि दिस फंगस इज गुड, कि हाँ ये प्लास्टिक वेस्ट को कम करेगा, बट ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है अगर ग्लोबल लेवल की हम बात करें। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया दे आर अनलाइकली टू सॉल्व द ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस, क्योंकि इस क्वांटम में ये जनरेट हो रहा है। क्लियर, तो ये चीज याद रखिएगा। किस कंट्री ने डिस्कवर किया, याद रखिएगा जर्मनी। नेक्स्ट इन न्यूज वाज CSIR NPL लॉन्चेस सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉर कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग। तो CSIR क्या है आपका, बेसिकली काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसकी एक बॉडी है NPL। NPL का फुल फॉर्म होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ओके, और ये टर्म याद रखिएगा, कंटिन्यूअस एमिशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको CEMS बोला जाता है, राइट। तो 2014 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक मैंडेट जारी किया था और बोला गया था कि सेम्स का इंस्टॉलेशन हो, ऐसे सिस्टम का इंस्टॉलेशन हो कहाँ पे, 17 कैटेगरीज ऑफ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, जहां जहां भी पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे ऐसी इंडस्ट्रीज है, ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री हो गया या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो वहां पे ये मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना कंपलसरी हो गया था। तो CPCB ने आपको ये 2014 में मैंडेट जारी किया था। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे इवेंट को। तो CEMS का इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इट इज अ टूल फॉर एक्यूरेट पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग इन इंडिया। भाई पॉल्यूशन को जब तक मेजर नहीं कर पाओगे तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है या कम कर रही है। तो इस मॉनिटरिंग सिस्टम से हम ये चीज़ बता सकते हैं। 2014 में जैसे मैंने बताया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मैंडेट किया है कि इसको इंस्टॉल किया जाए इंडस्ट्रीज में जो कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं। अब आता है CSIR NPL रोल। NPL इज नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने NPL को, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को डेजिग्नेट किया एज द नेशनल वेरिफिकेशन एजेंसी फॉर CMS सर्टिफिकेशन। देखिए, कौन सी डिवाइस आपकी इस पोल्यूशन को मेजर करेगी, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा, तो ये देगी आपकी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इसको डेजिग्नेट किया कि आप वो एजेंसी हो जो इस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो NPL CS सर्टिफिकेशन स्कीम पहले क्या था,
ये इंस्ट्रूमेंट और जो इक्विपमेंट्स है उसको सर्टिफाई करेगी। करंट सर्टिफिकेशन जो है ये अभी गैसियस सीएमएस के लिए है, जो गैस के बारे में आपको चीज़ें बता देगा, NO2 है, CO2 है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है या डाइऑक्साइड है, उसके बारे में बता देगा। बट अब ये PM पर्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, PM 2.5 जो बहुत ही छोटे लेवल के माइक्रो लेवल पे जो पोल्यूटिंग्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं, उसको भी मेजर करने वाला है। ठीक है, PM 2.5 की टेस्टिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो रही है। क्लियर? तो इस CSE रिपोर्ट 2022 में बोला गया है कि दे एम्फसाइज द नीड ऑफ अ रोबस्ट CMS सर्टिफिकेशन सिस्टम प्रपोजिंग अ यूरोपियन स्टाइल प्रोसेस। बोला जा रहा है कि यूरोप में जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसी मॉडल पे इंडिया में भी स्टैब्लिश हो, इस रिपोर्ट के तहत बोला गया है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, और इसमें बोला गया जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स बनेंगे जो इस गैस को मॉनिटर करेंगे, है ना, वो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आई बिलीव ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन, वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023, इस पे भी एक रिपोर्ट आई है, इसको थोड़ा समझते हैं। सो रिलीज ऑफ पब्लिकेशन वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023, ये एक रिपोर्ट जारी की किसने? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। ठीक है, 25th इशू है इस रिपोर्ट का। इसमें बेसिकली मेन और वुमेन की कंडीशन के बारे में कुछ डेटा यहाँ पे सेट है। नाम याद रखिएगा, रिपोर्ट का नाम और किस मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आगे समझते हैं। इसमें बोला गया है 2023 की इस रिपोर्ट में बोला गया है कि 2000, अगर आप आगे बढ़ेंगे इस टाइम लाइन में, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, 2036 में इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग बताया जा रहा है 152 करोड़ के आसपास होगी। ठीक है, विथ एन इंक्रीज इन फीमेल परसेंटेज टू 48.8%। तो अभी 48.5% टोटल पॉपुलेशन का 48.5% वुमेन है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब तो 10 साल भी हो गए, सेंसस होना चाहिए, नंबर भी बदला होगा नो डाउट, बट बता रहे हैं कि 2036 तक ये 48.8% हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन का, 48.8% वुमेन पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। अब देखते हैं कुछ इसमें इनकी फाइंडिंग्स थी क्या क्या है। पहली चीज इसमें बताया गया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, जो सेक्स रेशियो है अभी जो प्रेजेंटली है 943 है एज पर 2011 सेंसस। सेक्स रेशियो आप सबको पता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, ये जो रेशियो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो 943 है 2011 में और बता रहे हैं 952 हो जाएगा 2036 में। क्लियर? बता रहे कि जेंडर इक्वालिटी इससे बढ़ेगी क्योंकि वुमेन और मेन लगभग इक्वल हो रहे हैं। सेकेंड है आपका जो फर्टिलिटी रेट है यंगर वुमेन में, ये डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? बट जो 35 से 39 साल की औरतें हैं इनमें फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है। इसका रीजन बताया जा रहा है कि ये थोड़े मतलब जब यंग रहते हैं लड़कियां करियर पे ज्यादा फोकस कर रही हैं और फैमिली प्लानिंग शादी वादी को डिले कर रही हैं, और 35 से 39 के बीच जब आके वो सेटल हो जाती हैं, ठीक है, उन पे एक ठीक ठाक जॉब हो जाती है, देन दे स्टार्ट प्लानिंग की बच्चे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे चीज दी गई है। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट 20 से 24 साल और 25 से 29 साल के बीच में ये भी रिड्यूस हुआ है। देखिए मैं आपको एक जनरल ट्रेंड बताता हूँ, जैसे जैसे कंट्री प्रोग्रेस करती है इकोनॉमिक टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, ठीक, तो वैसे वैसे ना फर्टिलिटी रेट वगैरह डिक्रीज होगा। अगर आप एग्जांपल देखें, इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट वो अराउंड 2.2 2.3 है, लेकिन अगर आप यूरोपियन नेशन देखेंगे जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे काफी कम है। ठीक, तो ये बताते हैं जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है आपका वुमेन लिटरेसी बढ़ती है, तो लिटरेसी जब ज़्यादा रहेगी वुमेन में तो उनको पता है कि मुझे एक बच्चा करना है या 2 बच्चा करना है। अगर ये प्रूवन फैक्ट है, जहाँ पे कम लिटरेसी है वहाँ पे सेक्स रेशियो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप केरला देखें हाई लिटरेसी रेट लेकिन फर्टिलिटी रेट यहाँ पे काफ़ी कम है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ज़्यादा लिटरेसी रहेगी फर्टिलिटी रेट कम रहेगा। तो ये आप कहीं भी अप्लाई करके देखो, यूएसए में हाई लिटरेसी फर्टिलिटी रेट कम है, ठीक है, अफ्रीकन नेशंस देखो लिटरेसी रेट कम है, इस वजह से फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। और ये इनका रीजनल वेरिएशन भी है। भारत में आप देखो यूपी बिहार अगर आप देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे महाराष्ट्र या आप कंपेयर करेंगे कर्नाटका से, तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, देन एज रिलेटेड स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट
35 से 39 साल की औरतों में इंक्रीज हुई। जैसे मैंने बताया इस एज में आके वुमेन सेट हो जा रही हैं, जॉब वॉब मिल जा रहा है, तो देन दे स्टार्ट टू प्लान किड्स, और इसकी वजह से फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है। देखिए एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है, यह ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट मेजोरिटी केसेस में ऐसा होता है। देन एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट वॉज 33.9 फॉर इलिटरेट। ये थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलिटरेट लोगों के लिए जो फर्टिलिटी रेट था 33.9 था, और जो लिटरेट लोग थे वहां पे 11 था बस। ये देखिए स्टार्क डिफरेंस आता है जो मैं आपको अभी तक समझा रहा था। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी डिक्रीज हो रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उसमें जो डेथ्स होती है उसको IMR बोलते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, इसको कम होना ही चाहिए। तो जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है, अच्छे आपके मेडिकल कंडीशंस आते हैं, फैसिलिटीज़ आती, तो IMR ऑटोमेटिकली कम होता है। देन फीमेल IMR ये हमेशा हायर रहा है देन दैट ऑफ मेल। अगेन इंडिया का सिनारियो, लिटरेसी जहाँ कम रहेगी वहाँ पे अगर अब बहुत मैं क्रूड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, किसी को मैं बुरा भला नहीं कहना चाहता, ऐसे स्टेट जहाँ पे कम पढ़े लिखे जनता है वहाँ पे औरतों को जनरली आप फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड वर्ड सुने होंगे, भ्रूण हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से फीमेल IMR वगैरह ज़्यादा है। सोसाइटल अवेयरनेस की इसके लिए ज़रूरत है। अब ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं, बट अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये होता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे स्टेट में तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको ये चीज़ें बुरी दिखेंगी। देन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट डेटा शोज दैट इट हैज़ डिक्रीज्ड, राइट, और ये आगे चल के कम ही होगी। तो ये कुछ इसकी इनसाइट्स इस डेटा की, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो रिलीज किया है, ठीक है। ये देखिए डेटा सोसाइटी के कंडीशंस को बहुत अच्छे से दिखाता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा समझना चाहिए। मूविंग ऑन, आपको बस रिपोर्ट का नाम याद रखना और किस मिनिस्ट्री ने किया है, और ये थोड़ा सा ट्रेंड समझ लेना, जो जो मैंने मेजर डेमोग्राफिक इंडाइसेस बताए। डेमोग्राफिक इंडाइसेस मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड इंडेक्सेस। पॉपुलेशन को अगर मेरे को समझना है तो कुछ इंडेक्स के हिसाब से समझूंगा ना, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, इन तरीके से मैं समझूंगा, ठीक है। उसको डेमोग्राफिक इंडाइसेस बोलते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज वाज गाइडलाइन इशूड फॉर मॉडल सोलर विलेजेस अंडर PM सूर्य घर बिजली योजना। कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं। ये कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, इसके तहत सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होगा, सोलर पैनल्स वगैरह इंस्टॉल होंगे, और इस स्कीम का टारगेट है, अंडर द स्कीम emphasis has been placed on creating one model solar village per district across the country। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, ठीक है। 800 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले है स्कीम में, और 1 करोड़ रुपए पर सेलेक्टेड मॉडल विलेज को दिया जाएगा। हर मॉडल विलेज को 1 करोड़ रुपए फंड के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें विलेज का सिलेक्शन क्या होगा? A village must be a revenue village with a population of 5,000, या फिर 2,000 हो उसकी पॉपुलेशन अगर वो विलेज स्पेशल कैटेगरी का इसको स्टेट्स में ये आता है, ठीक है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी। नेक्स्ट इन न्यूज वाज रोशनी नादर मल्होत्रा, ये आप याद रखिएगा, ये HCL की चेयरपर्सन है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड HCL। आप सबके पास कभी ना कभी इसके कंप्यूटर लैपटॉप होंगे। इनको नेम किया गया मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर, ऑलराइट। तो किस कंपनी से रिलेटेड है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इन न्यूज वाज नील कुरिंजी बिकम्स अ थ्रेटेंड स्पीशी ऑफिशियली। देखिए वेस्टर्न घाट्स आपने सबने देखा है ना, किस एरिया में है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, पहले मैं एक बार समझा देता हूं। तो आपको पता है वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका नीलगिरी आता है ना, नीलगिरी रेंजेस वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। तो ये जो नीलगिरी नाम है, नीलगिरी क्यों बोले गए थे, नीला पहाड़ क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे एक नील कुरिंजी फ्लावर्स उगते हैं जिनका ब्लू कलर होता है। ये अगर आप देख सकते हैं, इस वजह से इसको नीलगिरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो स्पीशी है नील कुरिंजी फ्लावर का, इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये 12 साल में एक बार खिलते हैं, और इनको देखने जाने के लिए बहुत भीड़ रहती है। और अभी क्या हुआ है, ये आपके थ्रेटेंड स्पीशीज में आ गए हैं एज पर IUCN, ठीक है। IUCN क्या की वल्नरेबल कैटेगरी में ये थ्रेटेंड स्टेटस में ये आ गए हैं,
मतलब इनको बचाना है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो साइंटिफिक नेम है आप यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना। ओके, तो ये कुछ इसके बारे में फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं अपने कुछ रिवीजन क्वेश्चंस। पहला है, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ नील कुरिंजी इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशी? ए लीस्ट कंसर्न, बी नियर थ्रेटेंड, सी वल्नरेबल और डी एंडेंजर्ड। तो सी वल्नरेबल कैटेगरी में आ गए हैं। ऑलराइट, सो IUCN की जो थ्रेटेंड लिस्ट है उसकी वल्नरेबल कैटेगरी में। मूविंग ऑन, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन 2024 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट? ठीक है, तो जैसे हमने देखा, रोशनी नादर मल्होत्रा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 25th इशू ऑफ वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन बाय 2036? तो बताइए, हमने जैसे देखा 152.2 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन होने वाली है एज पर 2036 तक। और ये रिपोर्ट कौन निकाला है, जैसे मैंने आपको बताया, उस मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ILO's ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ रिपोर्ट, व्हाट ट्रेंड हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिगार्डिंग टेम्पररी वर्क इन हाई इनकम कंट्रीज? तो इंसिडेंस ऑफ टेम्पररी वर्क हैज डिक्रीज, इंसिडेंस ऑफ टेम्पररी वर्क हैज रिमेन्ड सेम, इंसिडेंस ऑफ टेम्पररी वर्क हैज रिजन, टेम्पररी वर्क हैज बीन एलिमिनेटेड। तो करेक्ट आंसर इज सी, ये आपका राइज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैफलर वैरायटी ISF 300 developed by ICAR Indian Institute of Oilseed Research is suitable for which type of cultivation? A only irrigated, B only rainfed cultivation, C only dryland cultivation और D both rainfed and irrigation। तो ऐसे हमने देखा D is the correct answer, ये दोनों एरियाज के लिए। ठीक है, now question of the day, which state has become the first in India to provide money to girl students for buying sanitary napkins? ये हमने न्यूज कवर की थी, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, और आपको ये अप्रोच कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगले सेशन में मैं आपसे मिलता हूँ एक अच्छे करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय।